महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने वन विभाग के दफ्तर में आग लगा दी। उस बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में लापरवाही की, इसी वजह से मासूम की जान गई और इसीलिए वन विभाग पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने वन विभाग की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नजर आए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कुछ नहीं किया। यही वजह रही कि उस तेंदुए ने 13 साल के उस बच्चे पर हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। अपना शासन है यहाँ पे असंवेदनशील है, यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। उस बच्चे की मौत से उसके परिवार में मातम पसर गया। उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उसके बाद लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोग वहां एक हाईवे पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूरा हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की मौत के लिए वन विभाग को ही जिम्मेदार ठहराया। उस बच्चे की मौत की खबर मिलते ही लोग आग बबूला हो गए। लोग वन विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने पहले वहां जमकर तोड़फोड़ की और फिर वन विभाग के दफ्तर को फूंक दिया। इसके बाद भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने वहां का एक हाईवे जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक वो लोग वहां इकट्ठा रहे। उन लोगों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में तेंदुए के हमले में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी वन विभाग ने उस तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि इस मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद वन विभाग ने उस तेंदुए को मारने के आदेश दे दिए। साथ ही ड्रोन की मदद से उसकी निगरानी भी शुरू कर दी ताकि उस तेंदुए को जल्द से जल्द मारा जा सके। 13 साल के बच्चे की मौत पर हंगामा बढ़ने के बाद वन विभाग ने एक शार्प शूटर को घटनास्थल पर बुलाया और उस तेंदुए को मारने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही तेंदुए को पकड़ने के लिए 25 पिंजरे लगा दिए गए और 10 ट्रैप कैमरे और ड्रोन की मदद से उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखनी भी शुरू कर दी। उस बच्चे की मौत के बाद उस गांव में तनाव बढ़ गया। ऐसे में वन विभाग की टीम ने वहां जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से अपील की कि वो अकेले जंगल में ना जाएं और रात के वक्त सावधानी बरतें। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हिजाब हटाए जाने से नाराज मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। बताया गया कि करीब 65 साल की एक महिला सीढ़ियों से गिरने की वजह से घायल हो गई। इसके बाद उनके घर वाले उन्हें लेकर विदिशा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल पहुंचे, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक जब महिला को जांच के लिए हिजाब हटाने के लिए कहा गया तो उनके घर वालों ने हंगामा कर दिया। जब हमने उनसे जो पहने हुए थे कपड़ा, जो हिजाब बोलते हैं, उस चीज को उठाने के लिए बोला तो उसी चीज पे थोड़ा सा बहस हो गई है उनकी कि हम नहीं उठाएंगे, आप ऐसे ही चेक करिए। बुजुर्ग महिला के घर वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक लड़का तो एक दरवाजे पर जोर से लात मारता दिखा। बवाल के दौरान बुरके में मौजूद एक महिला टेबल पर रखे सामान को गुस्से में बिखेरती दिखी। हंगामे के दौरान अस्पताल के सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते और उन लोगों को रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन हंगामा कर रहे लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने पूरे अस्पताल को मानो सिर पर उठा लिया हो। वो लोग सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल के स्टाफ के साथ भिड़ गए। हंगामा करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और 4 डॉक्टरों ने मिलकर उनके बेटे को कमरे में बंद करके पीटा और इसी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। मैंने इसलिए तोड़फोड़ करी कि मेरे बच्चे को बचाना था मुझे, और उसको बिल्कुल बेहरे में से मारा इन लोगों ने। विदिशा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हंगामे के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ पर मरीज के रिश्तेदारों की पिटाई का आरोप लगाया गया। ये पूरे गार्ड थे और 4 एक डॉक्टर थे, ये सब ने मिलकर मारा। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि वहां सुरक्षा कर्मी सिर्फ उपद्रव कर रहे लोगों को रोकने के लिए पहुंचे थे। बचाव ही कर रहे थे, किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया, किसी पे कोई हाथ नहीं छोड़ा, बचाव किया गया है। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में बवाल होता रहा और पूरे अस्पताल में खलबली मच गई। डॉक्टरों ने बताया कि गिरने की वजह से बुजुर्ग महिला के मुंह पर चोट लगी थी। मुंह में लगी चोट को देखने के लिए हिजाब हटाने के लिए कहा गया, लेकिन उनके घर वालों ने आपत्ति जताई। हालांकि महिला के घर वालों के मुताबिक हिजाब हटाने को लेकर कोई विवाद ही नहीं हुआ था, बल्कि सही तरीके से इलाज न करने को लेकर बहस हो गई थी। लेकिन छोटी सी बहस बड़े बवाल में बदल गई। धक्का मुक्की हुई और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया। अस्पताल में हुए बवाल का मामला पुलिस तक पहुंच गया। ये लोग बदतमीजी करने, उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके सास के कारण बाधा पहुंचाई, उनको देख लेने की धमकी दी है, गंदी गंदी गालियां दी हैं। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर हंगामा करने वाली 2 महिलाओं और 2 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इधर झारखंड के खूंटी जिले में एक मेले में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे एसएचओ की पिटाई कर दी गई।
आरोपियों ने उन पर लात घूंसों की बरसात कर दी। इस मारपीट की वजह से उस मेले में अफरा तफरी मच गई। दंग कर देने वाली घटना वहां रनिया थाना क्षेत्र की रही और वहां 25 से 30 हमलावरों ने मिलकर एसएचओ पर हमला बोल दिया। विकास कुमार जायसवाल नाम के वो एसएचओ लोगों की भीड़ के बीच घिर गए। कुछ लोगों ने तो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से वार किया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एसएचओ के साथ आई उनकी टीम मदद नहीं कर पाई और वो काफी देर तक अकेले ही हमलावरों से मुकाबला करते रहे। वो 25 से 30 आरोपियों के बीच फंसे हुए थे और उनका कोई साथी भी आसपास नहीं था। देखकर ऐसा लगा कि हमलावर पुलिस अधिकारी की जान ही ले लेंगे, लेकिन एसएचओ ने हिम्मत नहीं हारी। जमीन पर गिरने के बाद उनके हाथ लकड़ी का एक टुकड़ा आ गया। उन्होंने लकड़ी के उसी टुकड़े को हमलावरों की ओर तान दिया। हैरान कर देने वाली घटना झारखंड में खूंटी जिले की रही। वहां रनिया थाना क्षेत्र में लगे मेले के दौरान थाने के सबसे बड़े अधिकारी यानी एसएचओ की पिटाई की गई और ऐसा इसीलिए क्योंकि बताया गया कि एसएचओ ने मेले में शराब की दुकानें लगाने पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसी बीच वो मेले में सुरक्षा इंतजाम को देखरेख करने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप लगा कि मेले में शराब की दुकान लगाने के आरोपियों ने एसएचओ पर हमला बोला और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। इस हमले में रनिया थाने के एसएचओ विकास कुमार जायसवाल घायल हो गए। एसएचओ पर हमला करने वाले बेखौफ नजर आए। उनके चेहरों पर कानून का जरा भी डर दिखाई नहीं दिया। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया। वो हमलावरों को रोकने की कोशिश करते दिखे। मेले में एसएचओ पर हुए हमले से पूरे झारखंड में सनसनी मच गई। जानकारी मिलने पर खूंटी जिले के डीएसपी घटना वाली जगह पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी से मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इधर यूपी के संभल में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर एक मौलाना पर एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर एक मस्जिद के मौलाना पर केस दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों से करीब 2000 लाउडस्पीकर हटवाए थे, लेकिन गुमथल गांव की मस्जिद पर आदेश के बावजूद लाउडस्पीकर बज रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक टैक्सी ड्राइवर की पिटाई कर उनकी कार लेकर फरार हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन ऐप के जरिए वो टैक्सी बुक की थी और बाद में सुनसान इलाके में ड्राइवर से मारपीट कर उन्हें छोड़ गए थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई की संडीला तहसील में ऐतिहासिक झाड़ी शाह बाबा के मेले में भारी बवाल हो गया। वहां मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर उनकी लड़ाई खत्म करवाई। मामले में कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को फर्जी लिंक भेजकर उनका मोबाइल फोन हैक करने, उनके खाते से पैसा उड़ा देते थे। उनके पास से लाखों रुपए की रिकवरी की गई। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक दिल दहला देने वाले हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। वहां एक बेकाबू डंपर ने सड़क से गुजर रही गाड़ियों को टक्कर मारी और कई लोगों को रौंद दिया और जयपुर की सड़क पर मौत का तांडव मचा दिया। तेजी से आया वो डंपर अपने सामने आने वाली हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल और यहां तक कि पैदल चल रहे लोगों को भी कुचलता चला गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जयपुर के लोहा मंडी इलाके में जो भी उस डंपर के सामने आया वो फिर नहीं बचा। कारों का हुलिया बिगड़ गया, मोटरसाइकिलों का पापड़ बन गया और पैदल चल रहे लोगों के तो शव तक पहचानने मुश्किल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि उस डंपर का ड्राइवर बुरी तरह नशे में धुत था और उसने बगैर सोचे समझे बस अपने सामने आ रही हर चीज को टक्कर मारकर वहां से भागने की कोशिश की और इसकी वजह से वो 14 लोगों को रौंदता हुआ वहां से निकल गया। एक आशंका ये भी जताई गई कि उस ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, इसीलिए उसका ड्राइवर उसकी स्पीड कम नहीं कर पाया और वो डंपर करीब 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया। पहली गाड़ी है जो इतना ही हुआ है, बाकी गाड़ी चपक गई। आप पीछे देखो, बिल्कुल पापड़ की तरह चपक गई। खून खून बह गए, कईयों की नाड़ी कट गई, हाथे कट गए। इन टक्करों से उन गाड़ियों का कचूमर निकल गया। कई लोगों को तो उसने ऐसा रौंदा कि उनकी वहीं जान निकल गई। सड़क पर मानो कोहराम मच गया। 7-8 डेड बॉडियों को मैंने मेरे हाथ से स्ट्रक्चर में अलग अलग टूटे, नाड़ टूटी हुई थी बेचारों की, किसी का बहुत बुरी हालत। इस टक्कर से जयपुर के लोहा मंडी इलाके में दहशत मच गई। दावा किया गया कि आखिर में वो एक कार और हाईवे के रेलिंग के बीच अटक गया, तब जाकर उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा।
लेकिन तब तक वो कई लोगों की जान ले चुका था और जो किसी तरह बच गए उन्हें प्रशासन, पुलिस की टीमों और आसपास के लोगों ने किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया ताकि कम से कम उनकी जान तो बचाई जा सके। कुछ ही मिनटों के अंदर उस अस्पताल में घायलों का हुजूम जुट गया। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस आती गई और उनसे घायल निकलते गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव, तो कोई खूनम खून नजर आया। पुलिस वालों ने उन घायलों को बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। समय से आ गए हैं और ग्रीन कॉरिडोर बना के उनको लाया गया है। जिन लोगों के अपने इस हादसे का शिकार हुए उनकी आंखें छलक आईं। उनमें कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करते नजर आए। कई लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहा। वहां मौजूद लोग घायलों की सलामती के लिए दुआएं करते दिखे, क्योंकि उस डंपर ने जिस बेरहमी से लोगों को कुचला, उसे देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि वो डंपर एक या दो नहीं बल्कि रास्ते पर खड़ी करीब 10 गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ा और इन टक्करों की वजह से उन गाड़ियों या सड़क पर मौजूद कई लोगों की जान चली गई। ये टक्कर कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उस डंपर की हालत देखकर लगाना मुश्किल नहीं था। का पूरा हिस्सा चला गया ये, और दोनों साइड से, यानी कि उधर से भी टक्कर मार रहा था, इधर से भी टक्कर मार रहा था। जैसी हालत उस डंपर की थी, उससे कहीं ज्यादा खराब हालत उन गाड़ियों की रही जिन्हें उसने रौंदा। एक बाइक तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ कारों का अगला और पिछला हिस्सा उखड़ गया। उनमें बैठे कई लोगों की जान चली गई और जो बच गए उन्हें गहरी चोटें आईं। उन गाड़ियों के शीशे तो शीशे, भारी भरकम लोहे के ढांचे तक तबाह हो गए। गाड़ियों का पापड़ बन गया और लोगों ने उनसे खींच कर घायलों को बाहर निकाला। और आरोप लगाया गया कि इस भीषण हादसे की वजह यह थी कि उस डंपर के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि नशे में धुत वो ड्राइवर लोगों को कुचलता चला गया, क्योंकि जिस तरह से उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, लोगों को रौंदा, उसे देखकर लोग खौफ से भर गए। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने दावा किया कि उस डंपर का ड्राइवर नशे में बुरी तरह धुत था। नशे के अंदर था, वो लहराते हुए ड्राइव कर रहा था। नशे के अंदर था ये। इसको वहाँ एक्सीडेंट करने के बाद में भी होश में नहीं था ये ड्राइवर। इस बीच उस ट्रक के पीछे लिखे एक स्लोगन को देखकर तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। स्लोगन क्या लिख रखे हैं? दम में तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। आरोप लगाया गया कि नशे में होने की वजह से ही वो एक के बाद एक गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। और इस घटना ने जयपुर के लोहा मंडी इलाके के लोगों का पारा चढ़ा दिया। उन्होंने बताया कि वहां से दिन भर इसी तरह के बड़े बड़े ट्रक और डंपर निकलते रहते हैं और उन्हीं में एक डंपर आज लोगों के लिए काल साबित हुआ। इस घटना के बीच वहां जाम लग गया और जाम में कई भारी भरकम ट्रक फंसे नजर आए। उनमें एक ट्रक तो ऐसा रहा जिस पर लोहे के बड़े बड़े सरिये लदे दिखे। जैसे ही वो दिखा, लोगों ने उस ट्रक को घेर लिया। रोड है, अलाउ है आपको? सर अब यहाँ से तो हमारी तो लोकल गाड़ी है सर, हम यहाँ से ही निकलते हैं। इस घटना से पूरे जयपुर में दहशत मच गई। हालांकि राज्य सरकार ने इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों की मदद के लिए भी 1-1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। और जयपुर की ही तरह तेलंगाना में भी भयंकर हादसा हुआ। वहां रंगारेड्डी जिले में यात्रियों से भरी एक बस पर ट्रक पलटने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वो बस हैदराबाद जा रही थी, लेकिन हैदराबाद से 60 किलोमीटर पहले ही उस ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी और भीषण टक्कर मारते ही वो ट्रक उस बस के ऊपर पलट गया। ये टक्कर इतनी भयंकर हुई कि उस बस के परखचे उड़ गए और उस ट्रक में लदे पत्थर बस में सवार यात्रियों के ऊपर गिर गए। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। वो यात्री बस से बाहर ही नहीं निकल पाए। रंगारेड्डी जिले में हुए इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी समेत राहत बचाव के सदस्य वहां पहुंच गए। बताया गया कि यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। इसके साथ ही पत्थरों के ढेर को भी हटाया गया और 20 से ज्यादा लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों को आनन फानन में पहुंचाया गया। बताया गया कि पत्थरों से लदा वो ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और इसीलिए ये भयंकर हादसा हो गया। और इस हादसे में उस बस के साथ उस ट्रक के भी परखचे उड़ गए। उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी जान गंवाने वालों के लिए अपनी संवेदना जताई और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इधर बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने चीन, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का उदाहरण दिया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए नेपाल में सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के नतीजे का उदाहरण भी दिया। गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत लूट और छीना झपटी समेत कई गंभीर अपराधों के आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक इस अभियान का मकसद लोगों को जागरूक करना है। उत्तराखंड में देहरादून विकासनगर हाईवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में एक बच्चे समेत 4 लोग मौजूद थे, जिन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंदू युवक की बारात निकाले जाने के दौरान 2 समुदायों में हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में हुई मारपीट के दौरान कई लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद तनाव कम करने के लिए पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। उधर चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस पार्षद सचिन गालिब और बीजेपी पार्षद सौरभ जोशी के बीच तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहां नई परियोजनाओं की आधारशिला पर नाम लिखने के मामले पर बवाल हुआ। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के कार्यकाल में विरोधी पक्ष का नाम गायब करने का आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में चर्चा हुई और तभी कांग्रेस पार्षद सचिन गालिब अपनी कुर्सी से खड़े होकर वेल में आ गए। बीजेपी पार्षद सौरभ जोशी पहले से ही वहां मौजूद थे। वो दोनों आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। ऐसे में मेयर ने उन्हें याद दिलाया कि इस बैठक का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण चल रहा है। वापस जाइए, आपका लाइव टेलीकास्ट सब लोग देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है आप लोगों का। इसके बाद सदन में मौजूद कांग्रेस और बीजेपी के दूसरे पार्षद बीच बचाव के लिए आगे आ गए, लेकिन वो पार्षद भी उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाए। सचिन गालिब और सौरभ जोशी वेल में ही खड़े होकर एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। इस दौरान चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर ने भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हटे। उनके बीच जमकर हाथापाई हुई। अपनी जगह ले लीजिए। काफी देर तक वेल में हंगामा चलता रहा। इसके बाद पार्षदों ने किसी तरह उन दोनों को अलग किया। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में नींव पत्थर की प्लेट पर नाम लिखने को लेकर बातचीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में ये बातचीत बहस में बदल गई और कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में सेहत में सुधार के बाद पदयात्रा पर निकले प्रेमानंद महाराज को देखने के लिए रात में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ दिनों पहले उनकी तबियत बिगड़ने की वजह से उनकी पदयात्रा रोक दी गई थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार होने पर एक बार फिर वृंदावन की श्री कृष्णम शरणम सोसाइटी से केली कुंज आश्रम तक पदयात्रा निकाली गई और प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी पदयात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने मकानों की छतों पर चढ़ गए, जबकि भारी तादाद में लोग सड़क के किनारे मौजूद नजर आए। मथुरा के वृंदावन में पदयात्रा मार्ग पर रात में पहले से ही वो लोग प्रेमानंद महाराज के इंतजार में खड़े थे और उनके वहां आते ही दंडवत प्रणाम करने के लिए वो लोग सड़क पर लेट गए। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के पास से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक इमाम जुबैर अंसारी नाम के आरोपी को महाराष्ट्र के मालेगांव में नकली नोटों के साथ पकड़ा गया और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद उस कमरे में छापा मारा गया जहां वो इमाम पिछले कुछ महीनों से रह रहा था। पुलिस ने जब वहां तलाशी ली तो सबके होश उड़ गए। सामान है उनका, इसी की तलाशी ली गई है और यहीं पर कुछ बैग्स भी रखे हुए थे जिनमें से नोट बरामद किए गए। पुलिस ने खंडवा की उस मस्जिद में पहुंचकर ऊपर मौजूद इमाम जुबैर अंसारी के कमरे की तलाश ली, उनका सामान खंगाला। वहां रखे बैग हो या बिस्तर तक तितर बितर कर दिए गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इमाम जुबैर अंसारी को महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने लाखों के नकली नोट के साथ पकड़ा था और पुलिस के मुताबिक वो खबर देखने के बाद ही इलाके के लोगों ने उसके कमरे के बारे में जानकारी दी। उन लोगों ने पुलिस को ये बताया कि जिस आरोपी को नकली नोट छापने के आरोप में दबोचा गया वो महीनों से खंडवा की उस मस्जिद के कमरे में रह रहा था और इसी के बाद पुलिस वहां आ धमकी। वहां से नकली नोट तो मिले ही, साथ ही नोट छापने की एक प्रिंटिंग मशीन भी बरामद होने का दावा किया गया। साहब के सामने उसका ताला तोड़ा, उसके अंदर कुछ नोट निकले, कुछ प्रिंट निकले हुए और पेपर काटने की मशीन थी
पुलिस के मुताबिक आरोपी इमाम और उसके साथी मिलकर 500 के नकली नोट छाप रहे थे। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर, और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। हालांकि आरोपी इमाम जुबैर अंसारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आशंका जताई गई कि इसमें उसके साथ कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में सड़क पर साइड न देने को लेकर हुए झगड़े में 2 कारों में सवार लोग पुलिस के सामने ही भिड़ गए। आरोप लगा कि इस दौरान उन लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की और एक स्कूटर सवार को भी जोरदार टक्कर मार दी। और इसके बाद तो उन दोनों कारों में सवार लोग एक दूसरे को बुरी तरह पीटते नजर आए। उनमें एक कार में सवार एक लड़का दौड़ता हुआ दूसरी कार के पास पहुंचा और उसने ड्राइविंग सीट के पास बैठे एक आदमी को पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वो आदमी भी बाहर निकला और वो घूंस से बरसाता दिखाई दिया। थोड़ी देर में उस आदमी के साथ उस दूसरी कार में सवार बाकी लोग भी बाहर निकल गए। इसके बाद उस लड़के के साथी भी वहां पहुंच गए। इस दौरान उस दूसरी कार के पास कुछ पुलिसकर्मी मौजूद रहे और उनके सामने ही गंदी गालियां देते हुए वो लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। और मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में बीच सड़क पर मारपीट की वजह से जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आरोप लगा कि उनमें कार में सवार लोगों ने मारपीट के बीच दूसरी कार में तोड़फोड़ भी कर दी। तोड़ दी। इतना ही नहीं, उन पर उस स्कूटर को टक्कर मारने और उसमें तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा। मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके के खिरवा चौराहे पर वो लोग गाली गलौज और मारपीट करते रहे। आरोप लगा कि इस दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने पर उन्होंने वहां मौजूद कुछ पत्रकारों से बदसलूकी और वीडियो डिलीट करने की कोशिश की। वहां हुई इस घटना के बाद उन दोनों कारों में सवार आरोपी फरार हो गए। उधर अमेरिका से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि उस विमान के चालक दल को तकनीकी दिक्कत का अंदेशा हुआ और एहतियातन ये कदम उठाया गया। राजस्थान के कोटपुतली में टोल प्लाजा पर वीआईपी लेन से निकलने की जिद बड़ी हिंसा की वजह बन गई। वीआईपी लेन से गुजरने से रोके जाने पर कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों पर हमला कर दिया और टोल मैनेजर पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हमले में टोल मैनेजर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने जंगल के बीच आतंकियों के एक ठिकाने को ढूंढ निकाला। आतंकियों के ठिकाने से खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला छोटा सिलेंडर और कुछ कपड़े भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में फरार चल रही आरोपी ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पति डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल में एक नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 लड़कों ने बहला फुसलाकर उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसका गैंगरेप किया और इसीलिए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वो लड़की अपनी कुछ दोस्तों के साथ एक पार्क में बैठी थी। वो अपनी एक दोस्त के फोन से किसी से बात कर रही थी। दावा किया गया कि वो तीनों आरोपी भी उसी पार्क में बैठे थे। जब उस नाबालिग लड़की की दोस्त वहां से चली गई तो उन आरोपियों ने बात करने के लिए उस लड़की को अपना फोन दे दिया। क्योंकि फोन लिया और अपने जो भी मित्र था उससे बात की। उसके बाद में आरोपियों ने बोला कि हमारे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, हम तुमको घर छोड़ देते हैं। आरोप लगा कि इसके बाद एक सुनसान इलाके में जाकर उस लड़की का गैंगरेप किया गया। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में धीमी रफ्तार में मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर मारपीट कर दी। डरा देने वाली ये घटना फरीदाबाद के नवादा गांव में हुई। बताया गया कि बाइक धीरे चलाने को लेकर टोकने पर कुछ लड़कों के साथ एक व्यक्ति की बहस हो गई थी और इसके बाद वो लड़के एक कार में सवार होकर उस व्यक्ति के घर पहुंच गए और वहां घर में घुसकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उस व्यक्ति के भाई जब बचाने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी पीट दिया। इस बीच एक लड़का बाहर आया और अपनी कार से डंडा निकालकर फिर घर के अंदर चला गया। बाद में उन दोनों भाइयों को पीटते हुए बाहर लाया गया और सड़क पर भी उनकी पिटाई की गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मामले में 8 व्यक्ति नामजद हैं और 3-4 अन्य हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि मारपीट के बाद सभी लड़के फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मोटरसाइकिल सवार लोगों ने बीएचयू के पूर्व छात्र पर ईंट से हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली घटना उस वक्त हुई जब वो छात्र अपने हॉस्टल से निकलकर चाय पीने जा रहा था। तभी उन लोगों ने उससे बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते उनमें व्यक्ति ने छात्र पर ईंट से जोरदार हमला कर दिया।
ईंट लगते ही वो छात्र सड़क पर गिर गया और दर्द से कराहता दिखा। डरा देने वाली घटना वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र के हैदराबाद गेट के पास हुई। वहां खौफनाक हमले के बाद मोटरसाइकिल सवार लोग उस छात्र को उसी हालत में छोड़कर फरार हो गए। उस छात्र ने आरोप लगाया कि सड़क से गुजरने के दौरान उन लोगों ने उससे गाली गलौज की थी, लेकिन इस बात का विरोध करने पर वो लोग भड़क गए और छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। बाद में उस छात्र ने हमले की शिकायत की, जिसके बाद सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। लेकिन इससे पहले वो लोग उस छात्र से सड़क पर गाली गलौज करते दिखे। इस दौरान उनमें एक व्यक्ति ने सड़क से ईंट उठा ली और उस छात्र को धमकाते दिखे। तभी दूसरे व्यक्ति ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इससे पहले वो संभल पाता दूसरे व्यक्ति ने ईंट मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। बुरी तरह घायल होने के बाद वो छात्र काफी देर तक सड़क पर घूमते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी से खुद का चेहरा साफ किया और शिकायत दर्ज करवाई। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में एक महिला ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया तो बवाल मच गया। महिला ने दावा किया कि धर्म परिवर्तन और यौन शोषण के एक मामले में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया। महिला के मुताबिक इसके लिए उसे पहले पैसों का लालच दिया गया और मना करने के बाद मारपीट तक की गई। प्रताप गुर्जर थे, इन लोगों ने मुझे दबाव बनाया, मेरी बोली लगवाई वहाँ पे। पीड़ित ने दावा भी किया कि बीकेयू जिलाध्यक्ष के इशारे पर उसका अपहरण भी किया गया। इन लोगों ने मुझे उस गाड़ी में अपहरण करा, मेरा अपहरण करके ये लोग सारे दिन इन्होंने मुझे गाड़ी में घुमाया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपियों ने उनकी पिटाई करके एक वीडियो भी बनाई और उनका बयान रिकॉर्ड किया। इन्होंने मेरी वीडियो बनाई, मार मार कर ऐसे बोल ऐसे बोल। इंसाफ की गुहार लगा रही महिला रोती बिलखती दिखी। पीड़ित महिला ने बागपत में बीजेपी के जिलाध्यक्ष से इस मामले में न्याय दिलाने में मदद करने की अपील की और एक चिट्ठी बागपत के बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम लिख दी। पीड़ित ने चिट्ठी में अपने साथ हुई इस हर घटना का जिक्र किया। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। पीड़ित ने कुछ पुलिस वालों पर भी उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन पुलिस वालों ने भी उन्हें धमकी दी। पीड़ित की गुहार के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात कही। मैं अब किसी बहन बेटी का शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीड़ित महिला के मुताबिक करीब 1 महीने पहले मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने कपड़ों के एक शोरूम में कपड़े बदलते वक्त उसकी अश्लील तस्वीरें ले ली थी। उसी के जरिए उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला के मुताबिक विरोध करने पर उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी गई। इस मामले में पीड़ित का कोर्ट में पहले ही बयान दर्ज किया जा चुका था, लेकिन पीड़ित महिला के मुताबिक वो बयान आरोपियों और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के दबाव में दिया गया था। लेकिन अब वो इस पूरे मामले में किसी के दबाव में नहीं है और इंसाफ चाहती हैं। महिला के मुताबिक उन्होंने हिम्मत करके पहले इस मामले में केस दर्ज करवाया था। मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था, लेकिन पीड़ित महिला के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने दोनों आरोपियों को बचाने की कोशिश की और उन पर दबाव बनाया कि वो मुकदमा वापस ले लें। हालांकि इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उल्टा ये आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पीड़ित का इस्तेमाल किया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सिपाही पर आरोप लगाया गया कि दहेज में 20 लाख रुपए नहीं मिलने पर वो शादी के लिए बारात लेकर नहीं पहुंचे। इस सिलसिले में दुल्हन पक्ष ने थाने जाकर आरोपी सिपाही और उनके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। दुल्हन के परिवार के मुताबिक सिपाही के घर वालों ने पैसे न मिलने पर शादी से इनकार कर दिया और इस वजह से शादी नहीं हो पाई। दुल्हन के परिवार वालों के मुताबिक वो लोग बारात के आने का इंतजार करते रह गए, लेकिन दूल्हे के घर वाले 20 लाख रुपए की डिमांड पर अड़े रहे। इसके बाद जैसे ही दुल्हन के भाई को पता चला कि बारात नहीं आएगी, वो बदहवास हो गए। वो स्टेज पर ही लेट गए। उनके दोस्त और घर के दूसरे सदस्य उन्हें संभालने में जुट गए। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने के कारण हमें तो ये चाहिए वो चाहिए और हमें अब इतना चाहिए, हम आ नहीं रहे। हमने बहुत खुशामद की उनकी। ये सब कुछ तब हुआ जब शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, खाना बन चुका था, सारे मेहमान आ चुके थे। बताया गया कि इसके बाद दूल्हे के घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया और दुल्हन के परिवार वालों के मुताबिक लड़के और लड़की की सगाई हो चुकी थी। दावा किया गया कि उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी वाले दिन दूल्हे के घर वालों ने पैसों की नई डिमांड कर दी।
और लड़की वालों ने दावा किया कि उन्होंने शादी पर पहले ही बड़ी रकम खर्च कर दी थी। बताया गया कि दूल्हे के घर वालों ने जो जो चीजें मांगी थी वो सब कुछ उन्हें दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नई शर्त रख दी। इस पर मामला बिगड़ गया और जब बारात नहीं आई तो दुल्हन के घर वाले सीधा थाने चले गए। उनके साथ कई रिश्तेदार और आसपास के लोग भी वहाँ पहुँच गए। मिली सुसंगत धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बताया गया कि थाने जाने से पहले दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे के परिवार वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात 20 लाख रुपए पर अटक गई और इस वजह से दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। उधर यूपी के बिजनौर में एक शादी समारोह में खाने को लेकर भयंकर मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी समारोह में खाना खाने के दौरान दो पक्षों के लोग बुरी तरह भिड़ गए। घटना नगीना थाना क्षेत्र में हुई। बताया गया कि वहां चिकन फ्राई को लेकर बारातियों और घरातियों में मारपीट हो गई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों ने एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल 20 साल के एक लड़के के कटे हुए पैर के अंगूठे से उसके हाथ का अंगूठा बना दिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले लड़के का हादसे में हाथ का अंगूठा कट गया था। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एलपीजी सिलेंडर रिफिल करने वाली एक दुकान में भीषण आग लग गई। इसके बाद वहां रखे कई सिलेंडरों में धमाका हो गया और आग तेजी से फैल गई। आग की वजह से आसपास की कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह मतदान किया जाएगा। इस बार 4 प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सह सचिव के लिए महामुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए 34 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 6 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की पुलिस वालों से झड़प हो गई। वहां अपनी कई मांगों को लेकर किसानों ने लगातार 5वें दिन नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर का घेराव किया और भारी संख्या में पहुंचे किसान अधिकारियों से मिलने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद किसानों और पुलिस में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कुछ किसान जमीन पर बैठ गए। बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ कई लोग इकट्ठा दिखे। इस बीच पुलिस से किसानों की झड़प चलती रही। जानकारी के मुताबिक किसान अतिरिक्त मुआवजे के अलावा कई मांगे पूरी करवाने के लिए लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने धरना जारी रखने की चेतावनी दी। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 रोज पहले उन दोनों पक्षों के लोगों में किसी बात पर कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई और उसी मारपीट का बदला लेने के लिए एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष वालों के मकान के बाहर पहुंच गए। उन्होंने उस मकान पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसके जवाब में दूसरी तरफ से भी पत्थरों की बरसात हो गई। काफी देर तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते रहे। इसकी वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्नी के साथ हुए झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। राजेंद्र शर्मा नाम के वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी से अलग रहते थे। उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि वो आए दिन उसकी मां के साथ मारपीट करते थे और इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद को आग लगा ली। वहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी में लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। माता पिता के बीच में पहले से विवाद चल रहा था। पिताजी द्वारा मां के साथ मारपीट वगैरह की जाती थी। हालांकि राजेंद्र शर्मा के भाई ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों ने मिलकर उन्हें जला दिया। उनका घरेलू विवाद चल रहा था। ये 1.5 महीने से इधर उधर भटक रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी। उधर गुजरात के अहमदाबाद में एक दुकानदार को बेरहमी से पीटने का डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने दुकानदार को न सिर्फ डंडू से पीटा बल्कि धारदार हथियार से भी उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि बदमाशों ने यह हरकत क्यों की, लेकिन उनके हमले से दुकानदार घायल हो गया। मोटरसाइकिल से आए 3 बदमाश डंडे लेकर उन पर टूट पड़े। उन्होंने दुकानदार पर ताबड़तोड़ कई डंडे बरसा दिए। उनके हमलों से बचने के लिए वो दुकान के अंदर आ गए, लेकिन बदमाशों ने वहां भी पहुंचकर उन्हें पीटना जारी रखा। मारपीट के दौरान उन लोगों ने दुकान में रखी कई चीजें भी तोड़ दी। इसके बाद वो लोग बाहर चले गए, लेकिन एक बार फिर वो लौटे और इस बार उन्होंने धारदार हथियार से भी उन पर हमला कर दिया। दुकानदार को पीटने वाले सभी बदमाशों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। बाद में पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई कारों ने बीच हाईवे पर खौफनाक स्टंट किया।
वहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाई गईं। इसकी वजह से उस हाईवे पर चल रहे दूसरे लोग भी दहशत में आ गए, क्योंकि वो लोग बीच हाईवे पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। वहां कई कार तेज रफ्तार में चलती नजर आईं। इस दौरान उनमें सवार लोग उन कारों के दरवाजे पर बैठे दिखे। वो लोग खिड़कियों से बाहर लटक कर स्टंट करते रहे, जिससे उनकी जान का खतरा बढ़ गया। हैरान करने वाला मामला बुलंदशहर से बुलावटी के बीच नेशनल हाईवे पर हुआ। उन युवकों के स्टंट करने से दूसरी गाड़ियों के लिए भी खतरा बढ़ गया। इसके बावजूद वो लोग जान जोखिम में डालकर स्टंट करते रहे। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में उन युवकों की तलाश तेज कर दी। उधर हरियाणा में 6 बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के 6 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता संपत सिंह ने अचानक पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, जिसमें कांग्रेस के राज्य नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुंबई एयरपोर्ट पर 42 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त करने का दावा किया गया। ये कार्रवाई तस्करी मामलों में एक्शन लेने वाली सरकारी एजेंसी DRI ने की। बताया गया कि ये ड्रग्स थाईलैंड से लाए गए थे। DRI के मुताबिक पिछले 3 दिन में एयरपोर्ट से 90 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हो चुके हैं। 7 नवंबर से शुरू होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि इस धार्मिक यात्रा में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को शामिल न होने दिया जाए। दिल्ली में PWD के मेंटेनेंस रूम में अचानक आग लग गई। हालांकि इस घटना की खबर लगते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया। इधर झारखंड के गढ़वा में एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ घर में पकड़ा और उन्हें वहीं बंद कर दिया। उस महिला के पति पुलिस में CO यानी सर्किल ऑफिसर हैं। महिला ने दावा किया कि उनके पति सरकारी क्वार्टर में अपनी प्रेमिका के साथ थे और तभी वहां वो आ धमकी। उन्होंने सबसे पहले उस सरकारी क्वार्टर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इससे हुआ ये कि वो CO उसी सरकारी क्वार्टर में कैद हो गए। इसके बाद तो उन्होंने आपा खो दिया। अरे चुप रहो, चुप। वो कमरे में कैद दिखे और लगातार चीखते चिल्लाते रहे, जबकि दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने कई लोगों को कमरे के बाहर जुटा लिया और ये देखकर भी वो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने लोगों को जुटाकर तमाशा किया। सर्किल ऑफिसर प्रमोद कुमार की पत्नी ने दावा किया कि उन्हें जब इस बात की खबर लगी तो वो कुछ लोगों के साथ उस सरकारी क्वार्टर की दीवार कूदकर वहां पहुंची थी और उनके मुताबिक वही लोग उनके साथ वहां खड़े दिखे। लेकिन CO प्रमोद कुमार उन लोगों पर बुरी तरह भड़क उठे। कमरे में बंद CO प्रमोद कुमार ने वीडियो बनाने वाले को सीधी धमकी तक दे डाली। यह हंगामा घंटों तक चला। वो बार बार दरवाजा खोलने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और इसी वजह से थक हारकर CO प्रमोद कुमार छत के रास्ते उस मकान से निकले। वो अपने हाथ में प्लास्टिक का एक पाइप लेकर उस मकान की छत पर चढ़े और फिर वहां से पट्टी के सहारे नीचे उतरे और उनके समर्थकों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। CO प्रमोद कुमार की पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पति को उनकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा। प्रमोद कुमार मेरे हस्बैंड है, उनको आज हम पकड़े हैं। इस हंगामे के बाद वहां पुलिस भी बुला ली गई। CO की पत्नी आई हुई थी यहाँ पर। उस दौरान जो है दोनों पक्षों में जो है नोकझोंक हुआ है। पुलिस ने भरोसा दिया कि वो इस मामले में शिकायत मिलने के बाद अच्छी तरह से जांच करेंगी। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक खेत में भारी भरकम ड्रोन मिलने से लोग घबरा गए। वो ड्रोन वहां खेत के बीचों बीच गिरा था, जिसके बाद उसकी जांच के लिए पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम को बुलाया गया और उन्होंने हापुड़ में गन्ने के खेत में मिले उस विशालकाय ड्रोन की जांच पड़ताल शुरू की। वो कोई साधारण ड्रोन नहीं था, बल्कि उसका साइज बाकी ड्रोन के मुकाबले काफी बड़ा था। इतना बड़ा कि उसे उठाने में 2 से 3 पुलिस वाले लगे और तब जाकर फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों ने उसकी तलाशी ली। बताया गया कि वो ड्रोन सुबह के वक्त देखा गया। 9 बजे देखा, मैं आया, इसलिए अब वही छोल चल रही है, इस वजह से आया। मैं देखा तो यहाँ ड्रोन पड़ा हुआ। खेत में इतने भारी भरकम ड्रोन मिलने की खबर लगते ही वहां भीड़ जुट गई। आशंका जताई जा रही थी कि उसमें विस्फोटक भी हो सकता है, इसलिए पुलिस ने उसके आसपास पहले तो रस्सी से एक घेरा बनाया और फिर उसकी जांच की। इधर मध्य प्रदेश के सतना में रेत के नीचे छिपाई गई कफ सिरप की सैकड़ों बोतलें बरामद करने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाना था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और ये पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने पर की गई।
खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर रखे गए रेत के ढेर को हटवाया तो वहां से एक नहीं बल्कि कफ सिरप से भरी 2 बोरियां निकल आईं। पुलिस से बचने के लिए बोरियों को रेत में छिपाकर उनके ऊपर लौकी की बेल चढ़ा दी गई थी। ये कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत की गई। पुलिस ने बरामद की गई अवैध कफ सिरप की इन बोतलों की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई। इसके साथ ही पुलिस आरोपी के नेटवर्क का पता लगाने में भी जुट गई। उधर जम्मू कश्मीर में चल रही एक क्रिकेट लीग को उसके आयोजक बीच में ही छोड़कर भाग गए। इसके बाद वहां एक होटल में 70 से ज्यादा क्रिकेटर फंस गए। इंडियन हेवन प्रीमियर लीग नाम से शुरू किए गए इस टूर्नामेंट में क्रिस गेल समेत कई विदेशी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। 25 अक्टूबर से शुरू हुई ये क्रिकेट लीग 8 नवंबर तक चलने वाली थी। लेकिन क्रिकेट लीग पूरी होती उससे पहले ही उसके आयोजक उसे अधूरा छोड़कर रातों रात गायब हो गए। इस लीग में हिस्सा लेने पहुंचे 70 से ज्यादा खिलाड़ी होटल में फंस गए क्योंकि आरोप लगाया गया कि आयोजकों ने होटल का, खिलाड़ियों का और अंपायरों तक के पैसे नहीं दिए थे। आयोजकों के भागने के बाद कुछ लोग होटल स्टाफ के साथ बहस करते दिखे। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रशासन की दखल के बाद होटल में फंसे खिलाड़ी वहां से जा सके। इधर बिहार के दरभंगा में पार्टी के मना करने पर भी चुनावी मैदान में उतरना आरजेडी के एक नेता को भारी पड़ गया। बिहार के दरभंगा की गौराबौराम विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के आरोप में की गई। गौराबौराम विधानसभा सीट गठबंधन के तहत मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को दी गई थी, लेकिन अफजल अली खान ने नामांकन वापस नहीं लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बिहार का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज भरे अंदाज में ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को अब एक अपमान मंत्रालय बना लेना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर निशाना साधा। बटन तो जरूर दबाना हेलीकॉप्टर और तीर पर, परंतु इतने जोर से दबाना कि बटन तो बेलसन में दबे, करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर। उधर बिहार के आरा में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और महागठबंधन के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बवाल आरा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जहां आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी अपने समर्थकों के साथ प्रचार करने पहुंचे। बताया गया कि उसी वक्त वहां एनडीए के भी कुछ समर्थक मौजूद थे और किसी बात पर उनके बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसके बाद तो एनडीए और महागठबंधन के कई समर्थक आपे से बाहर हो गए। उन्होंने एक दूसरे पर डंडू से हमला कर दिया। कई लोग तो मुक्के बरसाते भी नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस मारपीट से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा बढ़ता देख कई लोग बीच बचाव के लिए आगे आए। उनमें कुछ लोग तो लड़ाई रोकने के लिए मारपीट कर रहे लोगों के बीच में ही पहुंच गए। उन्होंने हाथ पकड़कर उन्हें एक दूसरे से अलग कराया, लेकिन इसके बावजूद वहां काफी देर तक हंगामा हुआ। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब शाहपुर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों के समर्थक एक ही इलाके में वोट मांगने पहुंच गए। वो घर घर जाकर अभियान चला रहे थे और तभी उनका आमना सामना हो गया। इस मारपीट में दोनों गठबंधन के कई समर्थकों को चोट लग गई। कुछ के तो सिर से खून भी बहने लग गया। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। इस बीच शाहपुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने दावा किया कि इलाके का विधायक होने के नाते उन्होंने झगड़े को खत्म कराने की बहुत कोशिश की। इसी तरह ये मामला नहीं बढ़े, गांव का झगड़ा का मामला में बहुत प्रयास किया और हाथापाई कई लोगों को लगी, चोट लगी है। बाद में आरजेडी ने मामले में केस दर्ज करा दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां तनाव की स्थिति बनी रही। इसे देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया ताकि फिर मारपीट न हो सके। और इस सब के बीच बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखा वार पलटवार हो गया। योगी आदित्यनाथ दरभंगा जिले की केवटी विधानसभा सीट पर रैली करने पहुंचे। मंच से उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर जबरदस्त हमला बोला और महात्मा गांधी के 3 बंदरों का जिक्र करते हुए विपक्ष को निशाने पर ले लिया। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी विपक्षी नेता के नाम का जिक्र किए विपक्ष को चुभने वाला हमला बोला। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता,
और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी शासनकाल को याद दिलाते हुए लोगों को चुनाव में सतर्क रहने की नसीहत दी और चुनाव के दौरान बिहार के लोगों से सुशासन और विकास के मुद्दे पर वोट देने की अपील की। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करने में विपक्ष ने भी देर नहीं की। महागठबंधन के लिए प्रचार करने सीवान पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया और उनके बयान के बहाने पूरी बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे। सीवान जिले के हुसैनगंज में अखिलेश यादव ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के समर्थन में रैली की। योगी आदित्यनाथ के 3 बंदर वाले बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यहां तक दावा कर दिया कि योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी का अपमान किया। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें, जनता देख रही है। विपक्ष ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार के चुनाव में एनडीए के घमंड को चूर चूर कर देगी। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राजधानी पटना में कई जगहों पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भाई भाई लिखी होर्डिंग लगा दी गई। इस होर्डिंग के जरिए बिहार में आरजेडी के शासनकाल को लेकर निशाना साधा गया और नए नारे के जरिए वोटिंग से ठीक पहले मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की गई। यह तस्वीर पटना के जगदेव पथ इलाके का है, जहां पर एक बड़ा होर्डिंग लगा है और ऊपर लिखा है नरेंद्र नीतीश भाई भाई जंगल राज अब कबहू न आई। पहले चरण के मतदान से पहले राजधानी पटना में ऐसे पोस्टर कई जगह लगा दिए गए। तो इस तरह की होर्डिंग और तस्वीर शहर के कई इलाके में प्रमुख चौक चौराहे पर देखने को मिल रहा है। नए पोस्टर के जरिए एनडीए की मजबूती और नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का जिक्र करते हुए सुशासन और विकास का चेहरा पेश करने की कोशिश की गई। उधर बिहार के खगड़िया में एक रैली के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और चिराग पासवान के बैठते ही मंच पर रखा सोफा टूट गया। इससे वहां खड़े दूसरे नेता चौंक गए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और चिराग पासवान जैसे ही उस सोफे पर बैठे वो टूटकर नीचे धंस गया। उसके टूटते ही दोनों नेता नीचे गिर गए। इससे मंच पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि मंच पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और उनके लिए दूसरी कुर्सियां लाई गईं। हैरान करने वाला मामला खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के कन्हैया चक इलाके में हुआ। इससे पहले जनसभा के दौरान दोनों नेता बाकी नेताओं का हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन करते दिखे, लेकिन जैसे ही वो सोफे पर बैठे वो भरभरा कर टूट गया। इधर बिहार के गोपालगंज में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू और जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। वहां कुचायकोट विधानसभा सीट से जेडीयू की टिकट पर अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे चुनावी मैदान में हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी से विजय चौबे चुनाव लड़ रहे हैं। वो दोनों नेता वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रत्याशियों की गाड़ी एक दूसरे के सामने आ गई। वहां जेडीयू के प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे जन स्वराज के उम्मीदवार विजय चौबे को प्रणाम करते नजर आए। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी दिखाई दिए। कुछ देर में अमरेंद्र पांडे की गाड़ी विजय चौबे की कार के नजदीक पहुंच गई। फिर तो विजय चौबे ने भी उनकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनका सम्मान करते हुए हाथ मिलाते दिखे। उधर बीसीसीआई ने एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर एसीसी चीफ को चेतावनी दे दी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकैया ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी को चेतावनी दी कि अगर वो एशिया कप की ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपते तो दोपहर में होने वाली आईसीसी की बैठक में वो इस मामले को उठाएंगे। आईसीसी की ये बैठक दुबई में होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज के बीच भारतीय टीम ने स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को स्क्वाड से रिलीज कर दिया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के लिए टी20 टीम से रिलीज किया गया। भारत के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाज ट्रेविस हेड को स्क्वाड से रिलीज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वो एशेज सीरीज की तैयारियों के लिए अगले कुछ दिन घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। फुटबॉल की टूर्नामेंट कोलकाता प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग की खबर से सनसनी मच गई। कोलकाता पुलिस ने आकाश दास और राहुल साहा नाम के 2 मैनेजरों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में 14 लाख रुपए की इनामी नक्सली सुनीता ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी वो मोस्ट वांटेड थी। सुरक्षा बल की टीमें लंबे वक्त से उनकी तलाश में थी और इसीलिए उनके सरेंडर को बड़ी कामयाबी माना गया।
बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे केंद्र सरकार के अभियान के तहत सुनीता नाम की नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दूसरे नक्सलियों से भी हथियार डालने की अपील की। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है, ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें, हम यही अपील करते हैं। सुरक्षा बल के सामने सुनीता नाम की जिस नक्सली ने सरेंडर कर दिया वो महज 22 साल की है और उन पर 14 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। जानकारी के मुताबिक वो 2022 में नक्सली संगठनों से जुड़ी थी और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में उनकी तलाश की जा रही थी। और दावा किया गया कि बहुत कम वक्त में उन्होंने खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले ली थी। जानकारी के मुताबिक नक्सली संगठन से जुड़ने के कुछ महीने बाद ही उन्हें नक्सली कमांडर रामदेव की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था और दावा किया गया कि उन्हें नक्सली संगठन का एरिया कमेटी मेंबर भी बना दिया गया था। इसीलिए वो लंबे समय से सुरक्षा बल के रेडार पर थीं। बताया गया कि कुछ रोज पहले बालाघाट में पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बैनर लगाकर नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की थी और दावा है कि इसके बाद सुनीता नाम की नक्सली ने सरेंडर करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बल को अपने हथियार भी सौंप दिए। जानकारी के मुताबिक बालाघाट जिले में पहली बार किसी महिला नक्सली ने सरेंडर किया और इस बीच नक्सलियों के सबसे बड़े नेता रहे वेणुगोपाल ने भी नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील कर दी। उनके मुताबिक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में नक्सलियों को हथियार छोड़कर लोगों के बीच यानी समाज की मुख्य धारा में लौट जाना चाहिए और इन दलीलों के साथ उन्होंने एक वीडियो जारी किया। नक्सलियों के सबसे बड़े नेता रहे वेणुगोपाल ने वीडियो के जरिए सभी नक्सलियों को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। हथियार छोड़कर जनता के बीच में आकर काम करने के लिए मैं विनती कर रहा हूँ। वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ पिछले महीने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन पर सुरक्षा बल ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था क्योंकि आरोप था कि वेणुगोपाल ने कई बड़े हमलों की साजिश रची थी। उस वक्त उनके साथियों ने AK-47 समेत सैकड़ों हथियार भी सुरक्षा बल के हवाले कर दिए थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को भारत से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा था और इसी घोषणा की याद दिलाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि जो नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कुछ रोज पहले न्यूज 18 के मंच से ये बयान दिया था। सैकड़ों आदिवासी मारे गए, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ उड़ गया, सैकड़ों जवान मारे गए, शहीद हो गए। इनके ह्यूमन राइट नहीं है क्या? किस प्रकार की बात करें? बात किससे करें? हाथ में जो AK-47 राइफल लेकर बैठे हैं इनके साथ हम बात करें? नहीं होगी बात। जो सरेंडर होगा वो मेन स्ट्रीम में वापिस आएगा, सरेंडर नहीं होगा उसको पुलिस का सामना करना। अमेरिका के इलिनॉय राज्य में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां पुलिस ने एक व्यक्ति को सड़क पर गिराकर उनके चेहरे पर घूंसों की बारिश कर दी। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें सड़क पर बुरी तरह घसीट दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना इलिनॉय राज्य के एवेंस्टन शहर में हुई। वहां 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया क्योंकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें सड़क पर गिराकर पिटाई कर दी। जमीन पर लेटे उस व्यक्ति की पीठ पर बैठे पुलिसकर्मी ने उनकी गर्दन दबोच रखी थी। कुछ लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें धकेल दिया। यह हंगामा अमेरिका के एवेंस्टन शहर में 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद हुआ क्योंकि बताया गया कि वहां एक कार वाले ने अमेरिका में सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इसी के बाद पुलिस वालों ने उस कार में सवार लोगों को गिरफ्तार करना चाहा लेकिन वो भिड़ गए। इस बीच बवाल तब बढ़ गया जब पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार में सवार लोगों को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की क्योंकि आसपास के लोग पुलिस के विरोध में उतर गए। भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। इस घटना का वीडियो बना रही एक महिला तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि पुलिस टीम पीछे हट जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस वालों ने एक एक कर कई लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। सड़क पर चल रहे इस हंगामे की वजह से वहां लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। लोगों ने खुलकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया लेकिन पुलिस वालों ने जबरन कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद तो भड़के हुए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इलिनॉय राज्य में मौजूद एवेंस्टन शहर की इस घटना ने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और उस पर बर्बरता करने का आरोप लगा दिया। बवाल बढ़ने पर इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। उधर रूस से जंग के बीच यूक्रेन के ओदेसा शहर में बिजली घरों पर ताबड़तोड़ बमबारी से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक काला सागर के किनारे पर मौजूद ओदेसा शहर पर बम की तरह फटने वाले ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों की भी बारिश की गई और इसकी वजह से वहां पूरी रात भयंकर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ओदेसा के एक बिजली घर पर आत्मघाती ड्रोन फटने के बाद वहां भीषण आग लग गई। हर तरफ खौफनाक लपटें उठती नजर आईं। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। वो कई घंटों तक पाइप से पानी की बौछार करते रहे, तब जाकर आग बुझाई जा सकी। लेकिन इस हवाई हमले की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये हमले काला सागर के उत्तरी किनारे पर मौजूद यूक्रेन के ओदेसा शहर पर किए गए। ओदेसा का बंदरगाह जंग की शुरुआत से ही रूस के निशाने पर रहा है और बीते 3.5 साल में वहां कई बार बारूद की बारिश की जा चुकी है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन में ठंड बढ़ने के साथ ही रूस ने खास तौर पर दुश्मन के बिजली घरों पर हमले तेज कर दिए और दावा है कि इसी प्लान के तहत ओदेसा में भी बमबारी कर वहां खलबली मचा दी गई। यूक्रेन में जैसे ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी, रूस ने उसके बिजली घरों को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि दुश्मन की फौज जानबूझकर बिजली घरों को नुकसान पहुंचा रही है ताकि बिजली सप्लाई को बर्बाद कर ठंड से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ाई जा सकें। खबर है कि ओदेसा में बिजली घरों पर हमले के बाद वहां करीब 60,000 लोग अंधेरों में रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि रूस के जोरदार हमलों के बाद कई इलाकों की बिजली पूरी तरह गुल हो गई। उधर खबर है कि गाजा में तैनाती को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने सैनिकों की बोली लगा दी, यानी पाकिस्तानी फौज के मुखिया अपने जवानों को किराए पर देने की तैयारी में जुट गए। इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते के बाद गाजा में पिछले महीने ही युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन सीजफायर की शर्तों के मुताबिक 2 साल तक गाजा में कहर बरपाने वाले इजरायल के सैनिकों को वहां से हटाना होगा। ऐसे में वहां अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती होगी, जिसमें अलग अलग देशों के सैनिक शामिल होंगे। वो सैनिक गाजा में बचे हुए हमास के लड़ाकों को सरेंडर कराने और उनके बचे हुए ठिकानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। लेकिन खबर है कि गाजा में तैनात होने वाली शांति सेना में अपने सैनिकों को भेजने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें नीलाम करने की योजना बना ली। दावा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अपने जवानों को किराए पर भेजने के लिए मजबूर हो गया, और वो भी हर सैनिक के लिए सिर्फ $100 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,500 रुपए। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने गाजा में अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए मोटी रकम मांगी थी। दावा है कि उन्होंने मोल भाव करने की कोशिश भी की, लेकिन खबर है कि इजरायल ने पाकिस्तान की एक ना सुनी। दावा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने गाजा में सैनिकों को भेजने के लिए हर जवान के बदले $10,000 यानी भारतीय रुपयों में 8,80,000 से ज्यादा रुपयों की मांग की थी। लेकिन दावा है कि इजरायल ने जो ऑफर दिया वो इससे 100 गुना कम रहा, क्योंकि खबर है पाकिस्तान के एक सैनिक को $100 यानी करीब 8,800 रुपए में गाजा में तैनात करने की पेशकश की गई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में 33 साल बाद परमाणु परीक्षण शुरू करने के अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान, चीन और रूस समेत कई देशों का हवाला दिया। ट्रंप के मुताबिक जब दूसरे देश अपनी परमाणु ताकत को मजबूत करने में जुटे हैं तो अमेरिका पीछे क्यों रहे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि वो फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को दोबारा परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश दिए थे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान समेत कई देशों का नाम लिया और दावा किया कि वो देश चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट करते आए हैं। They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. ट्रंप ने 2 टूक कहा कि अमेरिका भी अपनी परमाणु ताकत को धार देगा और जल्दी दोबारा विनाशकारी हथियारों की टेस्टिंग शुरू करेगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। टकराव होने पर पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। हालांकि ट्रंप ने अपने परमाणु परीक्षण वाले फैसले के लिए दूसरे देशों को जिम्मेदार बताया। We're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. ट्रंप ने रूस और चीन को भी निशाने पर लिया। Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it.
मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि उनका देश भी अपने परमाणु जखीरे को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इधर गुजरात की बनासकांठा में एक तेज रफ्तार कार पलट गई। गुजरात की बनासकांठा में एक तेज कार पलटने से हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब कार सड़क से गुजरने के दौरान डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार के ड्राइवर बाल बाल बचे, लेकिन उन्हें हल्की चोटें आईं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी करने वाला स्कूल नए विवाद में घिर गया। स्कूल की शिकायत करने वाले बीजेपी नेता मुजम्मिल अली ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गुजरात के सूरत में नाले के पास एक बैग में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। इस दौरान महिला के पैर कपड़े से बंधे मिले। खबर मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में एक मेयर की हत्या के बाद बवाल मच गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दावा किया गया कि उनकी हत्या के पीछे ड्रग्स माफिया का हाथ था और इसीलिए गुस्साए लोगों ने सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। पुलिस ने उन लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वो लोग वहां की एक सरकारी इमारत में बने कमरों में छिप गए। नीचे खड़े पुलिसकर्मी उन पर बंदूक तानकर खड़े नजर आए। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वो प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने अपने हाथ पीछे कर जमीन पर लेट गए। उस इमारत के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। उरुआपन शहर के मेयर कार्लोस मंसो की हत्या के विरोध में उन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और वो प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक उरुआपन शहर के मेयर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान एक हमलावर ने उन्हें गोलियों से भून दिया और उसके बाद वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने उन्हें सीपीआर दिया। उन्होंने मेयर कार्लोस मंसो को होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद वहां एम्बुलेंस बुलाई गई। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। जानकारी के मुताबिक मेयर कार्लोस मंसो एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक हमलावर ने उन पर गोलियां चला दी। दावा किया गया कि हमलावर ने उन पर 7 गोलियां चलाई। इसकी वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराने का दावा किया, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच हुई मेयर की हत्या से लोग बुरी तरह भड़क गए। मेयर कार्लोस मंसो लंबे वक्त से ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सरकार से मदद भी मांगी थी, लेकिन आरोप लगा कि ना तो उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद मिली और ना ही सरकार ने ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। यही वजह रही कि मेयर कार्लोस मंसो की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन छेड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मिचुआकन में ड्रग्स तस्करी और हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे और मेयर कार्लोस मंसो बार बार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने सरकार से ड्रग्स माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ने की अपील भी की थी। उधर अफगानिस्तान में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। वहां स्मगॉन प्रांत और बल्ख प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और इसकी चपेट में आने से 20 लोगों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई गई। क्योंकि अफगानिस्तान भूकंप की ताकतवर झटकों से दहल उठा। भूकंप की वजह से बल्ख प्रांत में मजार शरीफ में मौजूद इमाम अली के मकबरे की टाइलें उखड़ गईं। वहां फर्श पर चारों तरफ टाइलें इधर उधर बिखरी नजर आईं। इमाम अली के मकबरे के साथ ही वहां सड़कों पर भी बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखाई दिए, जबकि एक इलाके में एक गाड़ी आग की धधकती लपटों से घिर गई। अफगानिस्तान के समंगोन प्रांत में तो कई मकान भूकंप की जद में आ गए। वहां उन मकानों की छतों के साथ दीवारें तक ढह गई और वो मलबे में तब्दील हो गए और वहां राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भूकंप से प्रभावित हुए इलाकों में राहत बचाव की टीमें भेज दी गई। इसके साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया ताकि घायलों को वक्त पर इलाज मिल सके। भूकंप का केंद्र उत्तरी अफगानिस्तान में बल्ख प्रांत में मजार शरीफ के पास जमीन के 28 किलोमीटर की गहराई पर था। बताया गया कि इस भूकंप के झटके अफगानिस्तान में काबुल, ईरान में मशहद और पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। अफगानिस्तान में 2 दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई थी, जबकि 31 अगस्त को पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इधर यूरोप के देश सर्बिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने संसद का घेराव करने की कोशिश की। पिछले साल उत्तरी सर्बिया के एक शहर में एक रेलवे स्टेशन के बाहर छत ढह गई थी और इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के 1 साल पूरे होने पर वहां रैली की गई।
लेकिन उस रैली के बाद सर्बिया की राजधानी बेओग्रेद में सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। वहां प्रदर्शनकारियों ने संसद का घेराव करने की कोशिश की और सड़क पर उन्होंने जगह जगह आगजनी कर दी। इस दौरान उन्हें काबू करने के लिए भारी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। वहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई और कंक्रीट से बने डिवाइडर तक सड़क पर रखे नजर आए। लेकिन वो उन पुलिसकर्मियों के सामने डटे रहे और कुछ ही देर में उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उस रेलवे स्टेशन की मरम्मत के दौरान भ्रष्टाचार किया गया था और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। आरोप लगा कि इसी वजह से उस रेलवे स्टेशन के बाहर छत ढह गई थी और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सर्बिया की राजधानी बेओग्रेद में उस हादसे में मारे गए लोगों की याद में प्रदर्शन किया गया और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने विरोध जताते हुए जल्द चुनाव कराने की भी मांग की। उस हादसे के बाद सरकार के खिलाफ सर्बिया के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और उन प्रदर्शनों में शामिल बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। इधर अफ्रीकी देश केन्या में पहाड़ खिसकने से 21 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। केन्या में कई दिनों तक भारी बारिश हुई। इसके बाद वहां अचानक पहाड़ खिसक गया और करीब 1000 मकान बर्बाद हो गए और उसके बाद वहां सिवाय मलबे और कीचड़ के कुछ नजर ही नहीं आया। वहां मौजूद कुछ लोग मलबे में अपना सामान ढूंढते दिखाई दिए। अचानक पहाड़ खिसकने से वो लोग वहां फंस गए। उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए वहां हेलीकॉप्टर भेजा गया। इसके अलावा वहां की एक सड़क पर एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। पहाड़ खिसकने से जमा हुए मलबे की वजह से उस एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं मिल पाया। जानकारी के मुताबिक पहाड़ खिसकने से वहां 21 लोगों की मौत हो गई और 30 लापता हो गए। वहां 1000 से ज्यादा मकान बर्बाद हो गए और कई सड़कें भी टूट गईं। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। उधर भारत ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेज दी। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए खाद्य सामग्री भेजी। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान को 16 टन से ज्यादा दवाओं की खेप भेजी थी। भयानक भूकंप के बाद अफगानिस्तान में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। अरब देशों के राजदूतों के साथ विदेश मंत्रालय की अहम बैठक हुई। विदेश सचिव ने इस बातचीत में अरब देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लीग ऑफ अरब स्टेट्स के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 39 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी मामूली अंक चढ़कर 25,763 पर पहुंच गया। इस दौरान निवेशकों ने करीब 2,20,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स पर दबाव रहा। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद भड़के लोगों ने वहां चक्का जाम कर दिया। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में ढील बरतने का आरोप लगाया और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया और विरोध करते हुए थाने के सामने वाली सड़क पर बैठ गए। उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो सड़क जाम हो गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और उनसे ये अपील की कि वो चक्का जाम खत्म कर दें। जो फोर्स यहाँ लगा है, अगर वो लड़की को ढूंढने में लगता तो ज्यादा एफिशिएंट होता। लेकिन गुस्से से आग बबूला वो लोग नहीं माने। वो पुलिस वालों को ये नसीहत देते नजर आए कि उन्हें भीड़ को हटाने के बजाय उस नाबालिग को ढूंढना चाहिए जिसे अगवा किया गया, क्योंकि उनका आरोप था कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में लापरवाही बरती और इसी वजह से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने चक्का जाम कर दिया ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा सके। पुलिस वालों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उस नाबालिग को अगवा करने वालों पर जल्द ही एक्शन हो जाएगा। मांग थी कि बच्ची को बरामद किया जाए, उसमें हमारी टीम लगी हुई ऑलरेडी। बताया गया कि गुस्से से तमतमाए वो लोग करीब 8 से 10 घंटों तक वहीं जमे रहे। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया, तब जाकर वो वहां से अलग हुए। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण आग की वजह से एक मकान जलकर राख हो गया। इस दौरान उसमें बनी दुकान में आग लग गई, जिससे उसके मालिक पर कहर टूट पड़ा, क्योंकि देखते ही देखते उस मकान में भीषण आग लग गई। इससे उसकी ऊपरी मंजिल पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। लकड़ी और टीन शेड से घिरे होने की वजह से आग तेजी से फैलती दिखी। आग लगने की घटना पुंछ जिले के मंडी तहसील के फतेहपुर गांव में हुई। वहां आग की खौफनाक लपटें कई फीट ऊपर तक फैली नजर आईं। गनीमत रही कि जिस वक्त उस मकान में आग लगी उसमें कोई मौजूद नहीं था, लेकिन पहाड़ के ऊपर उस मकान में आग लगने से लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलते ही लोगों ने तुरंत दमकल विभाग की टीम को बुला लिया, लेकिन भीषण आग की चपेट में आने से दुकान समेत उस मकान को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई
और उन लोगों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाना शुरू कर दिया, लेकिन भीषण आग की वजह से सब कुछ जलकर राख हो गया। इससे उसमें रहने वालों की आफत बढ़ गई। हालांकि लोगों ने तुरंत आग बुझाना शुरू किया ताकि वो फैलकर दूसरे मकानों तक ना पहुंचे। इस दौरान उस मकान के चारों तरफ धुएं की चादर बिछ गई। काफी मेहनत के बाद उस मकान और उसके आसपास लगी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन उसकी छत और ऊपरी मंजिल बुरी तरह तहस नहस हो गई। इधर पंजाब के जीरकपुर में एक शादी समारोह के दौरान एक बैंक्वेट हॉल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग उस वक्त भड़की जब वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आग लगते ही हॉल में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि कुछ ही देर में वो बैंक्वेट हॉल पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। आग इतनी तेजी से फैलनी शुरू हुई कि उसे काबू कर पाना मुश्किल हो गया। इससे लोग दहशत में आ गए। डरा देने वाली घटना जीरकपुर शिमला रोड पर पंचकुला बॉर्डर के पास हुई। वहां आग लगने की खबर मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। जानकारी मिली कि आग लगने की वजह से शादी में आई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन इतना ही नहीं, आग की तेज लपटें फैलती हुई पास में मौजूद दूसरे बैंक्वेट हॉल तक पहुंच गई, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया। इस बीच पुलिस ने आग लगने की वजहों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान उसने बैंक्वेट हॉल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, क्योंकि आरोप लगा कि लापरवाही की वजह से उस बैंक्वेट हॉल में आग लगी। इससे पास के दूसरे बैंक्वेट हॉल को भी काफी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि इस दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली और बड़ा हादसा होने से टल गया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। भीषण आग की वजह से सजावट भी जलकर राख हो गई। इसके अलावा आग की चपेट में आने से कई सामान बर्बाद हो गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद पुलिस आग लगने की वजह पता करने में जुट गई।